नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एलन त्रिपाठी और आप पी न्यूज़ सिर्फ सर्च पर देख रहे हैं। सिर्फ सर्च विद एलन त्रिपाठी। दोस्तों, आज तो बात कुछ अलग विषयों पर करनी थी, पर राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रयागराज में अंत में फाइनल हो गया है। तो यही समसामयिक लगा कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के पीछे जो उनकी मंशा है उसके ऊपर कुछ बातें कर ली जाएं। इस कार्यक्रम के लिए जो राहुल गांधी ने पोस्टर जारी किया है, वहीं से अगर शुरुआत करें तो उस पोस्टर में लिखा है कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। यह वाक्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी व कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं। मुझे लगता है कि आजकल के युवा जो खुद को जेनजी कहते हैं, उनके पास इतना दिमाग तो है ही कि वह कांग्रेस और राहुल गांधी से पलट कर यह सवाल पूछ लें कि देश के जिन 3 राज्यों में, जिसमें तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि, कर्नाटक शामिल है, वहाँ पे उनकी खुद की सरकार है, कोई गठबंधन में नहीं, वहाँ अपनी खुद की सरकार है। वहाँ वह सभी डिग्रीधारियों को कब सरकारी नौकरी दे रहे हैं? इसके अतिरिक्त जिन 3 राज्यों में, जिसमें केरल और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं, जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार में है, वहां भी डिग्रीधारी युवाओं को कब सरकारी नौकरी राहुल गांधी दिला रहे हैं? फिर अगर सबको सरकारी नौकरी वो दिला देते हैं वहाँ पे, तो वो एक एक अच्छा उदाहरण बन जाएगा जिसको लेके वो भाजपा शासित राज्यों में जा सकते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सबको सरकारी नौकरी दिलाने का लॉलीपॉप लेकर वह भाजपा शासित राज्यों में से इसीलिए जा ही रहे हैं, जिससे कि वो युवाओं के असंतोष को भड़का कर सत्ता के विरोधी एक लहर पैदा करके अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकें। आपने फिलहाल तो ये देखा होगा कि राहुल गांधी इस बीच लगातार जेन जी और युवाओं को लेके सक्रिय हैं, पर इस सक्रियता के पीछे की मंशा थोड़ी हमें तो डराने वाली लग रही है। देश में आपने ये लगातार देखा है कि इस बीच काफ़ी कुछ जेन जी को लेके बवाल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से रोज नया तमाशा एक हो रहा है। सत्ता के लिए व्याकुल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। खासकर 2023-24 से ही यह लगातार प्रयास हो रहा है कि किसी तरह समाज में वर्ग भेद पैदा किया जाए। पहले, अगर आपको याद हो, 2023-24 में उन्होंने एक चाल चली जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा और भाजपा सरकार आरक्षण को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। और इस तरह उन्होंने अगड़ा और पिछड़ा का भेद करने का प्रयास किया। बहुत दिनों तक उन्होंने जातिगत जनगणना कराने के लिए, उसमें भी यही मंशा थी कि अगड़ा और पिछड़ा का भेद खड़ा हो किसी तरीके से, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसका एक अभियान चलाया। उसके बाद आपने अगर देखा तो उन्होंने संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में है, ऐसा वो भय दिखाकर और लंबे समय तक इसको लेके और वो अपना एक जो भी उनका हो सकता था वो सड़क पे उतर के और सभाएं करके और रैली करके वो ये कहते रहे। तो इन सब से कोई बहुत आम समाज को बहुत फर्क इनफैक्ट नहीं पड़ा, पर तब भी समाज का एक वर्ग जरूर था जिसने 2024 में कांग्रेस को और उनके सहयोगी दलों को इसका कुछ फ़ायदा दिला दिया। इससे उनकी जो सीटें थी, जो जो 50 के आसपास हुआ करती थी, वो बढ़ के 99 पहुँच गई और भाजपा की सीटें घट गई। इसे कहते हैं मुंह में खून लगना। अब 2024 के बाद से अगर आप राहुल गांधी का ट्रेंड देखें तो वो लगातार युवाओं को अलग अलग मुद्दे पर भड़काने का प्रयास करते रहे हैं। कितनी बार उन्होंने कहा कि देश में श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसा हश्र हो जाएगा। अलग अलग मुद्दों पर युवाओं को सड़क पर उतारने का उन्होंने आह्वान तक किया। यह अलग बात है कि देश में उनकी दाल गली नहीं। नीट पेपर लीक के बहाने एक बार फिर वह मैदान में है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था, वह पेपर लीक की बात कर रहे थे। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो उनकी जो बात थी वो बात बदल गई, और वो बात अब पहुंच गई युवाओं की नौकरी पे, और वो भी सरकारी नौकरी पे। खाली रोजगार की बात यहाँ नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी पे। आपको अगर याद हो तो अभी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो धड़ाधड़ वहाँ पेपर लीक हो रहे थे। उस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो भी नेता थे, वो बिल्कुल उस तरफ देखने को तैयार नहीं थे। प्रियंका गांधी का तो एक बयान अभी हाल फिलहाल बहुत वायरल हुआ, उस जमाने का दिया हुआ बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई गहलोत जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तब भी पेपर लीक रुकने को तैयार नहीं है। यानी उन्होंने बिल्कुल एक ढंग से गहलोत जी को अब अभयदान दे दिया कि भाई हम तुम्हारी कुर्सी नहीं छीन रहे हैं। जबकि नीट वाले मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ही दोषी हैं। अगर आपको याद हो तो राजस्थान के जो उस जमाने के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया
कि भाई राजस्थान में अगर पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक मंत्री थोड़ी करता है, तो इसके लिए विभाग है, विभाग जवाबदार है। पर धर्मेंद्र प्रधान के मामले में विभाग जवाबदार नहीं बना, धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदार बनाया। और अभी अगर आप ध्यान दीजिए तो इस समय वो अमित शाह के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई अमित शाह के बयान दें, अमित शाह के बयान दें। तो आप इससे इनके डबल स्टैंडर्ड को बहुत आराम से देख और समझ सकते हैं कि इनका क्या हुआ है। हमारा तो ये कहना है कि भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप सबको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए मुहिम चलाइए, पर उस मुहिम की शुरुआत तो पहले उन राज्यों से करिए ना जहां आपकी अपनी सरकारें हैं। आपकी खुद की सरकार, जहां आपकी खुद की सत्ता चलती है, जहां आपके ही कहने पे सारे काम होने हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तो सीधे सीधे है। तो आप इन राज्यों से शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? अगर आप इन तीन राज्यों के सरकारी नौकरियों की स्थितियां और बेरोजगारी के आंकड़ों में नजर डालें तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस यहाँ सत्ता में तो वहाँ हो क्या रहा है। कुछ दिनों पहले तक जो राजस्थान के हालत हुआ करते थे उससे भी कहीं खराब हालत इस समय इन तीन राज्यों की है। अभी आप तेलंगाना को देखिए, तेलंगाना वैसे तो हम लोग उसको विकसित राज्य ही मानते हैं क्योंकि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसके बाद भी तेलंगाना में बेरोजगारी बहुत अच्छे स्तर पर इस समय बढ़ी हुई है। वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तेलंगाना में 2 लाख सरकारी नौकरियां भरने का वादा किया था। यह वादा अब तक वादा ही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस साल जनवरी यानी जनवरी 2026 में ये कहा कि 2 वर्ष में यानी पिछले 2 वर्षों में 24 और 25 में उन्होंने 70,000 नियुक्तियां दी हैं। वैसे विपक्ष इस बात से इनकार करता रहा है। आंकड़ों की माने तो तेलंगाना में अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले ही संपन्न ग्रुप ए की 563 पदों की और ग्रुप बी की 731 पदों की जो भर्ती थी उसमें 5 लाख लोगों ने आवेदन किया। आप ये आंकड़ा है बिल्कुल अभी उत्तर प्रदेश और एसएससी से इसकी तुलना मत करिए। आप एक ऐसे राज्य के बारे में सोचिए जहाँ पे आप खुद ही जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके बाद वहाँ पर अगर 5 लाख लोग ये कुछ 7, 5, 12, 1300 वैकेंसी के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो बेरोजगारी का अंदाजा और भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2026 में बेरोजगारों ने वहाँ बहुत प्रदर्शन किए। इनकी प्रमुख मांग थी कि पुलिस में जो दरोगा और कांस्टेबल के 20,000 पद रिक्त हैं इसमें भर्ती की जाए। विश्वविद्यालयों में 3,000 शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पद खाली हैं, इसका भी मुद्दा वहाँ बड़ा जोर शोर से उठा। और राहुल गांधी तेलंगाना जाके युवाओं को नौकरी दिलाने की बात कभी करते देखे नहीं गए। अभी एक अन्य राज्य की ओर चलते हैं, यह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में आपने अभी देखा है कि अभी हाल फिलहाल भी वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में युवाओं ने धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जो ओएमआर शीट है और जो पेपर में जो ओएमआर शीट लिखी, ओएमआर जो नंबर लिखा हुआ है, दोनों नंबर अलग अलग है। बाद में खैर जो आयोग था उसने ये कि स्पष्ट किया कि नहीं नहीं, हमको दोनों को में एक ही नंबर होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्पष्टीकरण के आने से पहले जो लड़के बाहर निकल आए थे उन लड़कों को वापस विभाग में वापस परीक्षा देने जाने का उन्होंने अवसर नहीं दिया और अभी इसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के जो बहुत बड़ी संख्या में लड़के थे जो बाहर आ गए थे उनके तो उनका तो ये साल और ये परीक्षा तो बेकार गई और इसके बारे में सुनने को कोई तैयार नहीं है। उन्होंने बहुत गुहार लगाई। आपने जो वहाँ के गृह मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, जो खड़गे साहब के बेटे हैं, उनका बयान तो सुना ही होगा ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले वो 25 दिन अनशन करें, फिर वो लाठियाँ खाएं, उसके बाद मैं कहीं इस्तीफा दूंगा। तो खैर ये तो एक बात हो गई, पर दूसरी बात ये कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे उन्होंने अभी फरवरी 2026 यानी अपना पद छोड़ने से कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के समय प्रदेश में 2,64,000 सरकारी पद रिक्त थे। छात्र संगठनों का दावा है कि यह संख्या बढ़ के अब 2,80,000 हो गई है। सरकारी पदों पर भर्ती निकालने के लिए छात्र वहां लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फरवरी 2026 में धारवाड़ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। लंबे समय के बाद हाल ही में जब ये परीक्षा हुई तो उसमें तो आपने देख ही लिया कि क्या बवाल हुआ। पर इसके बाद भी कर्नाटक, जहां कांग्रेस की खुद की सरकार है, राहुल गांधी वहां के युवाओं को सरकारी नौकरी, सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए नहीं गए। आप आइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर इनकी सरकार बहुत ढेर सारे वादे करके आई थी, खैर उन्होंने तो वहाँ राज्य का पूरी आर्थिक स्थिति बदहाल कर दी। पर फिर भी खाली हम अभी इस समय कंसंट्रेट करते हैं युवा और बेरोजगारी के ऊपर। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है।
2025 में भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर सपोर्ट सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 20% युवा बेरोजगार हैं। यानी कुछ ऐसे करिए कि हर पांचवा युवक आपको बेरोजगार मिलेगा। कुछ कुछ तिमाहियों में यह आंकड़े इससे भी अधिक हैं। तो इस छोटे से पहाड़ी राज्य में इस समय करीब 40,000 पद रिक्त, सरकारी पद रिक्त बताए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है, बल्कि वो आउटसोर्सिंग से काम चला रही है। इसको लेके वहां पर शिमला हाई कोर्ट ने काफ़ी इनकी आलोचना की और सरकार से पूछा भी कि भाई आउटसोर्सिंग पर निर्भरता लगातार क्यों बनाए हुए हैं और सरकारी विभागों में रिक्त पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। तो ये हिमाचल का हाल हो गया। अभी आप ये बताइए कि जब वो अपने राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं तो भाई उत्तर प्रदेश में, और जब राजस्थान में सरकार बदल गई तो राजस्थान में, खैर राजस्थान तो पेपर लीक का मुद्दा लेके गए थे, वहाँ नौकरी की ज़्यादा उन्होंने पेपर लीक की बात की थी। पर प्रयागराज में तो विशुद्ध ये कह के आ रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी की बात करने आ रहे हैं। यहाँ पेपर लीक मुद्दा नहीं है, यहाँ सरकारी नौकरी का मुद्दा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा अगर सभी डिग्रीधारी युवाओं को सरकारी नौकरी देने की है तो भाई जो राज्य आपके पास है वहां से करके दिखाइए। एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करिए जिससे कि ये देश देखे तो सही कि भाई सबको, यानी सारे जो युवा हैं, युवा में आप उन सभी को मान रहे हैं ना जो जिनके पास डिग्री है। आपने लिखा हुआ है डिग्रीधारी युवाओं को सरकारी नौकरी दो, नहीं तो पद छोड़ दो। तो भाई जितने डिग्रीधारी युवा हैं उनको आप सरकारी नौकरी दे के एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। भाई आप ऐसे देखिए कि जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उनके वहाँ के कामकाज से देश की बाकी जनता प्रभावित हुई। तो जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो उनके पास दिखाने को था कि हमने गुजरात में भाई ये किया है, हमारे पास ये अचीवमेंट है। राहुल गांधी भी अब अपने को प्रधानमंत्री का मटेरियल मानते हैं, तो एक बार दिखाएं तो सही कि हमने ये 3 राज्य अच्छे से संभाले हैं, अब हमको देश पे राज करने के लिए थोड़ा चांस दो। तो अभी तो फिलहाल तो आप 3 राज्य संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारा अनुरोध यही है माननीय राहुल गांधी जी से कि भाई आप उत्तर प्रदेश में युवाओं को या बिहार में युवाओं को भड़काने की जगह पहले अपने राज्य में काम करके दिखाइए। आपके राज्यों में अगर आप सारे डिग्रीधारी युवाओं को सरकारी नौकरी में समायोजित कर लेते हैं तो फिर आप बाकी प्रदेशों में जाके हल्ला मचाने के लिए बिल्कुल एकदम सूटेबल कैंडिडेट बन जाएंगे और हमें लगता है कि जनता भी आपके साथ खड़ी रहेगी। फिलहाल राहुल गांधी की मंशा अगर भाजपा शासित राज्यों में हंगामा और उपद्रव खड़ा करना भर है तो फिर वो थोड़ा सा गंभीर मामला बन जाता है। आप देखिए कि ना तो झारखंड में पेपर लीक करने के मामले में बोलने के लिए गए, भाई उनकी सरकार है ना, वो झारखंड जैसे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे उसे कहते वो हेमंत सोरेन भी इस्तीफा दे, भाई शिक्षा मंत्री वही हैं। पर वहाँ पे उनकी आवाज़ नहीं निकली, उनका कि हम हमारा हमारा आपका साथ है। जो भी बहुत दबाव के बाद उन्होंने जो वीडियो जारी किया और जो बात की उसमें उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपके साथ में हैं। पर आपके साथ में कैसे हैं भाई, आप तो सत्ता में हो, आप साथ में मत आओ, आप एक्शन लेके दिखाओ। तो खैर वो उनसे वहाँ नहीं हुआ। नियुक्ति में जो बाकी जगहों पे जो उनके राज्य हैं जैसे कर्नाटक, तो वहाँ पे भी वो किसी भी युवा के साथ खड़े होकर उसकी बेरोजगारी दूर करते तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब, आदरणीय श्रीमान गांधी जी, उत्तर प्रदेश का युवा फिर चाहे वह जनजी का हो, जन अल्फा का हो, बहुत समझदार है। उसके पास वो सारे साधन उपलब्ध है जिससे वो आपकी मंशा को भांप कर आपसे दूरी बना सके और चुनाव में आपको आपके इस सारे जो स्टंट आप दिखाते हैं, जो तमाशा आप दिखाते हैं, इसका अच्छा सा सबक भी सिखा सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।